मैंने जैसे कहा कि मेरा कांटेक्ट काफी मतलब लोग काफी कम है, बट सोशल रिस्पेक्ट काफी बढ़ गया है कि एसबीआई में मैनेजर लग गए, एसबीआई में मैनेजर लग गए। लोगों को तो यही मतलब समझता है ना कि पीओ मतलब हाँ मैनेजर लग गए। हम्म। तो काफी अच्छे से बात करते हैं लोग सोशल रिस्पेक्ट। वो तो पहले भी था नो डाउट, बट लोगों का जो नजरिया होता है देखने का, दे टॉक टू यू विथ अ लॉट ऑफ पॉजिटिव, दे लुक एट यू विथ होप कि आप कुछ नया बताओगे, कि यार कुछ बता दे, हमारा भी कुछ भला हो जाए। सो दिस चेंज हैज कम। Hello, ladies and gentlemen, and welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. I'm your host, Rishabh. SBI PO, one of the most coveted exams in the banking sector. It is a dream job for millions of aspirants. And my guest on the show today has lived this dream. So let's meet him. His name is Shreyash Vajir, and he is joining us over a Zoom call. Hi Rishabh, Hi, thanks for Shreyash, how are you inviting me. doing? I'm fine. How are you? I'm good. First of all, many congratulations to you. Tell me, how does this achievement feel? It feels really good. Finally, I'm employed in this tough scenario. So it really feels good. I feel blissful that you have invited me on this platform. I always used to see this CTWT. It started from first episode. Now we are teaching 400. So I like to. It's good to be a part of this family. I'll be glad that I'll be guiding the aspirants. So yeah, it feels good. It feels really good. Awesome, awesome. So, tell us the day that you received your result. I'm guessing it was at 11 in the night, and you Uh, were kind of surprised that it came at that time. And what were the emotions at that point of time? Was your family around? And what was the emotion? What were you feeling at that point of time? Actually, I was not expecting the result to be. My one of my friend told me that yes, result lag gaya hai. Check कर. He sent me the PDF कि चेक लग गया है। मतलब पीडीएफ नहीं थी शायद, कुछ आई डोंट नो, पीडीएफ मेंस की थी इसकी। शायद याद नहीं मुझे कैसे लगा था, बट उसने मुझे इन्फॉर्म किया था। तो काफी अच्छा लगा था, एक्सपेक्टेड नहीं था। जब रिजल्ट देखा, जब रोल नंबर सर्च किया तो काफी अच्छा लगा, मतलब कि फाइनली हो गया है, कुछ Right. तो आया हाथ में, ऐसा ऐसी वाली फीलिंग थी स्ट्रगल So के बाद। let's थोड़ा पीछे लेके जाते हैं. What was your background like? मतलब what was your education in prior to writing the SBI PO exam? बेसिकली आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। मैंने इंजीनियरिंग की है, 2019 में पास आउट हुआ हूँ मैं। प्रायर टू दैट मैंने डिप्लोमा किया था। 10th के बाद मैंने 11th 12th नहीं किया है। Right. उसके बाद मुझे फिर कॉलेज मिला। मैं बेसिकली अमरावती से हूँ, टाउन इन Okay. महाराष्ट्र। Mhm. एंड आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम के वाग, नासिक। तो उसके बाद फिर मतलब आगे किया। फिर मैंने उसके बाद 2020 में प्रिपरेशन इसकी स्टार्ट की थी मैंने। वो बीच की Okay. जर्नी है, वो आगे मैं इंटरव्यू में बताऊंगा कैसे किया कैसे नहीं, कैसे मैं बैंक पे पहुंचा। तो या बेसिकली आई एम एन इंजीनियर। Okay. So, tell me a bit about, how did you really realize that, this is what I really want to do? आपको कब ये पता चला कि, like you mentioned, you're an engineer. तो आपको कब ये realize हुआ कि मेरे को banking sector में जाना है, this is what I want to do? एक्चुअली सर मैं ऐसा पूरा नहीं बता सकता कि कैसे गया। मैं आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ था जर्नी में। इट विल टेक अ वाइल, 5 मिनट लगेंगे Yeah, बट please, स्टिल। please. Yeah. क्या हुआ था, मैंने डिप्लोमा किया, उसके बाद मुझे कुछ इतना पता नहीं था कि आईआईटी चीज जैसी कुछ होती है। मतलब 10th में इतना मैं पढ़ने में था नहीं, कुछ 83% आए थे मेरे 10th में। फिर उसके बाद घर वालों ने कहा कि लेट्स गो फॉर डिप्लोमा, डिप्लोमा के बाद जॉब कर लेना कोई भी, तो नो प्रॉब्लम। तो मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, डिप्लोमा कर लिया। इतना समझ नहीं था क्योंकि छोटा टाउन, तो इतना भी बड़ा टाउन नहीं है अमरावती, इतना गाइडेंस प्रॉपर नहीं था उस समय। उसके बाद फिर डिप्लोमा करते करते पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा। मतलब ऐसा नॉट इन स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग कि भाई पढ़ाई करने से मुझे कुछ मिलता है, अचीवमेंट्स मिलती है। मतलब वहाँ पे मुझे एक फॉरेन टूर भी मिला था। मतलब जो टॉपर्स होते हैं हमारे कॉलेज के, उन्हें अवार्ड किया जाता है कि यू गो टू द फॉरेन एंड जस्ट हैव अ टाइम, गुड गुड टाइम ओवर देयर। तो वो एक हमारा कॉलेज ही था, देता था। तो वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आई कि यार पढ़ने से कुछ मिलता है। मतलब लोग पूछने लगे कि अच्छा ये है क्या श्रेयस, अच्छा इसने टॉप किया है क्या। तो फिर वहां से लगा कि अच्छा चलो कुछ करते हैं, और फिर और पढ़ाई किया। तो मैंने कहा कि आईआईटी या कुछ और तो मिल सकता है नहीं, तो फिर थोड़ा पढ़ के फिर बेसिक कॉलेज जो इंजीनियरिंग कॉलेज था वो ले लिया। उसके बाद फिर सोचा कि अब क्या करें, क्या प्लेसमेंट मिलेंगी नहीं मिलेंगी। फिर थोड़ा सोशल स्किल पे काम किया।
फिर सोचा कि प्लेसमेंट कुछ इतने अच्छे थे नहीं कॉलेजेस में, तो भी स्टिल मैंने कहा कि लेट्स गो फॉर पब्लिक सेक्टर। तो फिर समझ में आया कि पब्लिक सेक्टर में जाने के लिए गेट देना पड़ता है मैकेनिकल इंजीनियर को। तो फिर गेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की, बट स्टिल मेरा मैथमेटिक्स बहुत वीक था, क्योंकि एज डिप्लोमा बैकग्राउंड है मेरा, 11th 12th नहीं किया है, तो वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स अभी भी समझ में नहीं आती थी। फिर मैंने कहा कि लेट्स इवन ट्राई तो करना पड़ेगा ना कभी, तो आई हैव टू फेस दिस मैथमेटिक्स हॉरर। तो उसको फिर मैंने किया, स्टार्ट प्रिपेयर किया। फर्स्ट अटेम्प्ट जब गेट का था तो वही मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड की वजह से पीछे रह गया। 60 मार्क्स आए, वो पूरा टेक्निकल की वजह से, बिकॉज मेरा टेक्निकल ठीक ठाक स्ट्रांग था। फिर उसके बाद कुछ मिला नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि लेट्स डू द कोचिंग, कि भाई अब इंजीनियरिंग में कुछ मिलना नहीं है, पास आउट हो चुके हैं, कुछ अच्छी जॉब है नहीं इतनी, सो अब क्या करें। तो फिर सोचा कि टेक्निकल अच्छा है, गेट में नहीं हो पाएगा, तो लेट्स डू इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसमें थोड़ा मैथमेटिक्स का पार्ट कम है, टेक्निकल ज्यादा है। राइट। बट उसके लिए थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की। तो प्रिपेयर करते करते फिर एकदम से जनवरी 2020 की बात है ये, मेरा मुझे प्री काफी अच्छा गया था मेरा, मतलब मेहनत करके प्री गया था अच्छा। मैथमेटिक्स अभी वीक था, मैंने मैथमेटिक्स छोड़ दिया था पूरा। और 2020 जनवरी 2020 में मेरे हाथ में गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था कि जो भी रेलवे की वैकेंसी है इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो आई वॉज स्टन्ड कि यार, मतलब इसके लिए पढ़ा मैंने, और मैं यही सोच रहा था कि मैं फ्यूचर में इसको कैरी ऑन करूंगा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे उम्मीद नहीं थी कि निकलेगा ये। मैं जनरल प्रिपरेशन किया कि यार एटलीस्ट एक बेस तो बन जाए। तो नहीं हो पाया, वो सारी वैकेंसी विड्रॉ हो गई, और फिर मेरा वो भी होप टूट गया। उसके बाद सोचा गेट देते फिर से, तो फिर से एक और फेलियर, पेपर नहीं अच्छा गया, तो और एक फेलियर मिला। उसके बाद फिर सोचा कि अब क्या करें, ना अच्छे से टेक्निकल आता है, मतलब नहीं हो पा रहा था टेक्निकल में, ये सब नहीं, जगह नहीं थी, मतलब वैकेंसीज वर नॉट कमिंग। एंड सडनली इन मार्च 2020 कोरोना वाज देयर, सो आई वाज लाइक hand dry कि what to do now. My technical knowledge is not useful. I'm weak in mathematics and aptitude. Now what to do with life? No company is going to hire at this crucial time. Lockdown is going on in India. So what to do? फिर सोचा कैट करना, कुछ करना, मतलब बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहा था। फिर मैं आई वाज बैक टू पॉइंट जीरो अगेन। तो फिर सोचा कि नाउ व्हाट टू डू। फिर किसी ने कहा कि यार श्रेयस, इफ यू वांट जॉब देन गो फॉर बैंकिंग, शायद वो जगह निकालते हैं, दे रेगुलरली कम आउट विद वैकेंसीज इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी जॉब। सो बिकॉज मार्केट अभी इतना अच्छा नहीं था मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, अभी भी नहीं है इन जनवरी 2020, वे बैक वन ईयर बैक। उसके बाद फिर सोचा कि लेट्स डू इट फॉर बैंकिंग। फिर जुलाई 2020 में मैंने बैंकिंग की स्टार्ट की, पहले टेस्ट देके। तो उसके बारे में समझा क्या होता है भाई बैंकिंग, कैसे करती है फंक्शनिंग, मतलब वही बैक टू जीरो से। बट इतना था कि पता था कि यार जो भी होगा टेस्ट सीरीज से होगा, वो आगे इंटरव्यू में बताऊंगा मैंने कैसे और आगे आगे प्रिपेयर किया। जीरो से किया था, क्योंकि मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं था, टेक्निकल नॉलेज कुछ काम आने वाली नहीं थी यहाँ पे, और जनरल अवेयरनेस भी काफी पढ़ना था। तो फिर मैंने जुलाई फर्स्ट वीक से, जुलाई मतलब मिड जुलाई से मैंने मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट की बाय गिविंग फर्स्ट मॉक टेस्ट। तो ऐसे मैं बैंकिंग प्रिपरेशन पे पहुंचा। और अब मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी फील्ड है, मतलब मैंने इसको भी एक्सप्लोर कर लिया है, मतलब अच्छे से इकोनॉमी फाइनेंस काफी समझ में आता है मुझे अभी। और ऐसा नहीं है मैं आगे बताऊंगा, जैसे आरबीआई के बारे में भी मुझे समझ में आया कि आरबीआई भी एक एग्जाम होता है जैसे बैंक पीओ के साथ साथ, तो आगे बताऊंगा मैं कैसे किया हूँ। तो बिल्कुल जुलाई बिल्कुल। 2020 में मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया बैंक पीओ का एग्जाम। राइट। तो एक बात बताइए, मतलब यूजुअली ऐसा केस में क्या होता है कि आपके पेरेंट्स बहुत इन्फ्लुएंस प्ले करते हैं आपके डिसीजन में, राइट, कि आप कौन सा आगे चल के आपको क्या करना है। सो ऐसा बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी ये प्रोफेशन में है, ये फील्ड में है, तो उनको ऑलरेडी आइडिया रहता है कि ठीक है मेरे को भी आगे जाके शायद मैं यही करूंगा। बट आपके केस में ऐसा था, या आपको डिड यू रिलाई ऑन समबडी एल्स, जैसे आपके फ्रेंड्स जो आपको थोड़े एडवाइस कर रहे थे? आपके केस में क्या था? एक्चुअली मेरे जो घर के लोग हैं, मतलब माय मदर फादर और मेरा छोटा भाई, तो वो जो है ना, वो मतलब सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी बहुत देते हैं। वो मतलब हम्म। मेरे जो डिसीजंस होते हैं, वट एवर आई डिसीजन आई टेक, उसमें वो बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं करते। दे से वट एवर यू वांट टू डू, यू गो हेड विथ एंड यू विल गोइंग टू एक्सेल इन दैट फील्ड। जस्ट टेक योर टाइम, डोंट पैनिक, द सिचुएशन इज बैड नॉट फॉर यू, इट्स बैड फॉर एवरीवन। मतलब राइट। तू अकेला इंजीनियर नहीं है जिसका दिल्ली में ये सब जिसके हम्म। साथ हुआ है, बहुत सारे हम्म। इंजीनियर्स थे। एटलीस्ट 10 मतलब मैं जो इंस्टीट्यूट में था वहां पे ही एटलीस्ट एक क्लास में 400 थे, ऐसे कितनी बैचेस थी, सबके साथ हुआ है जो हुआ, सबके ड्रीम्स टूटे हैं। सो हम्म। डोंट पैनिक, जस्ट बी इजी। भगवान प्रॉब्लम देता है तो सोल्यूशन भी देता है, नो प्रॉब्लम। जस्ट गो हेड, जो तुझे लगे वो कर। तो घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं था। बाकी दोस्त दोस्त को भी इतना कुछ आइडिया नहीं था इस बारे में कि मैं क्या करूँ। वो बोले कि तू जो भी करेगा
तू बेस्ट करेगा। तो पॉजिटिव एनर्जी तो बहुत थी, कॉन्टेक्ट कम थे लेकिन वो बहुत पॉजिटिविटी देते थे। तो एक्चुअली यही एक रीजन है जिसकी वजह से कम टाइम में हो पाया मुझसे। मैं कोरा पे रिव्यूज पढ़ता था, अनअकैडमी पे टॉपर्स के इंटरव्यू देखता था कि यार बहुत कम लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है, मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बीइंग ओपन कास्ट है तो का मतलब उसमें भी बेनिफिट नहीं मिलता है, काफी हाई कट ऑफ जाता है ओपन कास्ट का, तो कैसे होगा पॉसिबल। बट स्टिल मैंने बोला हो जाएगा हो जाएगा, वो खुद को दिमाग में बोलते रहता था कि हो जाएगा। तो फैमिली और फ्रेंड्स ने ये काफी सपोर्ट किया है कि बी पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी फाइन, बुरा समय है तो सबके लिए बुरा है, और कोई भी समय जो होता है वो निकल जाता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी चीज ज्यादा देर तक स्टक नहीं रहती, इट्स लाइक अ रिवर, इट फ्लोज। तो बिल्कुल। ऐसा ये सो घर बताते थे सब। या तो जैसे कि आपने अभी मेंशन किया कि इट वाज अ बैड टाइम लाइक फॉर नॉट जस्ट यू, फॉर एवरीबॉडी। सो इसका आपके प्रिपरेशन पे कितना इम्पैक्ट रहा, मतलब ये जो कोविड और लॉकडाउन सिनेरियो था, उस डिड इट अफेक्ट यू इन एनी वे? हाँ काफी अफेक्ट किया था उसने, काफी नेगेटिव एनर्जी आई थी स्टार्टिंग में, हम्म जैसे मैंने कहा अभी कि फैमिली और फ्रेंड्स का होता है कि यार कैसे होगा, अलग अलग थॉट्स आने लगे थे दिमाग में, एग्जाम हम्म होगा नहीं होगा, क्योंकि एसबीआई पीओ जनरली जुलाई में आ जाता है, तो नोटिफिकेशन नहीं आया, तो एग्जाम होगा नहीं होगा, कब तक अनएम्प्लॉयड रह गए, कुछ तो चाहिए हम्म एटलीस्ट हाथ में, हम्म लेट स्टार्ट अ जर्नी करियर। जो भी फ्रेंड्स थे वो स्टार्ट कर रहे थे अपनी जर्नी, हम्म एंड आई एम स्टिल हियर लुकिंग फॉर अ जॉब स्टार्टिंग फ्रॉम right, अगेन पॉइंट जीरो। तो था काफी काफी इम्पैक्ट था, बट स्टिल वही है ना कि खुद को कहते रहना पड़ता है कि बी पॉजिटिव, हम्म बस डू योर हार्ड वर्क, अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो हम्म पीछे रह जाएंगे। 2000 बच्चे सिलेक्ट तो होने ही वाले हैं ना, पेपर कितना भी टफ है, इस बार का पेपर काफी टफ था हम्म मतलब जो बैंकिंग पहले था 2015 तक, जो मैंने हम्म प्रीवियस ईयर पेपर देखे थे, मुझे लगा काफी इजी है, हो जाएगा हम्म एज ए इंजीनियर, बट वो फिर है ना कि बहुत हार्ड हम्म गया, लेकिन बट स्टिल हम्म हो गया वो। Great, great. So before moving ahead, I want to tell the viewers that Shreyash is currently working with SBI as a probationary officer right now. So Shreyash, tell me, आपकी life कितनी बदली है after joining after joining SBI? मैंने जैसे कहा कि मेरा कांटेक्ट काफी मतलब लोग काफी कम है, बट सोशल रिस्पेक्ट काफी बढ़ गया है कि एसबीआई में मैनेजर लग गए, एसबीआई में मैनेजर लग गए, लोगों को तो यही मतलब समझता है ना कि पीओ मतलब हाँ मैनेजर लग गए। हम्म तो काफी अच्छे से बात करते हैं लोग, सोशल रिस्पेक्ट वो तो पहले भी था नो डाउट, बट लोगों का जो नजरिया होता है देखने का, दे टॉक टू यू विथ अ लॉट ऑफ पॉजिटिव, दे लुक एट यू विथ होप कि आप कुछ नया बताओगे, कि यार कुछ बता दे हमारा भी कुछ भला हो जाए। सो दिस चेंज हैज कम, एंड घर वाले काफी खुश है कि यार एटलीस्ट ही स्टेबल नाउ, हिल डू, हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं था उनको, बट पेरेंट्स को एक होता है ना कि ही लिव हिज लाइफ प्रॉपरली नाउ। तो वो काफी एक अच्छा है, फ्रेंड्स काफी लोगों ने काफी कॉन्ग्रेचुलेशन दिया कि ग्रेट यू डिड दैट, वो बोल रहे थे कि देखा हम कह रहे थे ना कि हो जाएगा, तो काफी वैसा हुआ है। Right, awesome. So let's get into some of the exams now. So before you wrote the SBI PO, did you write any other exam? You know, there are multiple like the IBPS PO, RBI Assistant, SBI Clerk. ऐसे बहुत सारे exams थे. So people usually write these exams to get some idea कि questions कैसे होते हैं. So did you attempt any of these exams prior to writing this exam? मैंने सिर्फ आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दिया था इसके प्रायर टू दिस, क्योंकि मुझे सिर्फ पीओ का ही समझता था, मैंने कहा कि यार इतना किया है तो एटलीस्ट पीओ तो आई डिजर्व टू बी अ पीओ। तो मैंने आईबीपीएस पीओ का पेपर जो 10th ऑफ अक्टूबर को हुआ था, मैं उसी को देख के प्रिपेयर कर रहा था। जब मैंने व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन इन जुलाई, आई लुक्ड एट आईबीपीएस पीओ बिकॉज द नोटिफिकेशन केम अर्ली। हाँ उसकी मेंस काफी लेट हुई 4th ऑफ फेब को, बट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट, और वो जो 3-4 महीने थे उसमें सिर्फ प्रीलिम्स का प्रिपेयर किया मैंने, कि एटलीस्ट लुक कैसी होती है प्रीलिम्स देखते हैं। Hmm. तो हाँ, तो वो एक पेपर दिया था मैंने, आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ, आरबीआई वो बाद में दिया, आरबीआई मेंस ग्रेड भी दिया था मैंने, जो मेन मैनेजर का होता है। Hmm. एक्चुअली वो भी इसलिए दे पाया क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन हो गई, और वो भी फ्लो फ्लो में आगे जब मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू के टाइम कैसे मैंने वो पेपर मैनेज किया आरबीआई का, Hmm. बट ठीक है, अब मैंने उसके पहले आईबीपीएस पीओ दिया था। Right. Okay. So now coming to your exam prep, like for the prelims and of SBI PO, तो आपने जब प्रिपरेशन चालू किया, did you keep in mind that only मेरे को अभी prelims के लिए पढ़ाई करनी है और मेंस के लिए नहीं, और did you keep in mind that कि अभी मुझे दोनों के लिए साथ में पढ़ाई करनी है? Because लोग अपने अपने दम पे प्रिपेयर करते हैं. Some feel that let me first get the prelims out of the way, आगे जाके then I'll look at the mains. But आपने क्या दोनों को ध्यान में रख के दोनों की प्रिपरेशन साथ में की? एक्चुअली मैंने जब जुलाई में स्टार्ट किया, जैसे मैंने कहा जुलाई मिड में, मैंने एक मॉक से स्टार्ट किया था, प्रीलिम्स की मॉक्स दी थी मैंने, एग्जाम पैटर्न देख लिया था कि प्री होता है, मेंस होता है,
और फिर इंटरव्यू होता है। तो मैंने सोच लिया था कि यार निकालना तो है ये पेपर एटलीस्ट। तो फिर उसके बाद मैंने पहली मॉक दी टेस्ट, एक मॉक टेस्ट की। मेरा पहला मॉक टेस्ट था 100 में से 25 मार्क्स, कैन यू बिलीव इट। मैंने मतलब जो भी स्कोर था वो 15 मार्क्स मुझे इंग्लिश ने दिए, 6 मार्क्स मैंने अभी इंटरव्यू होने वाला था इसलिए मैंने वो खोल के देखा था कि व्यूअर्स को बता सकूं मैं कि मेरा जो मैंने काफी देखा है कि पहले मॉक में टेस्ट कितना था। तो मेरा पहले मॉक में डिस्पाइट इतना पड़ा हुआ, जैसे मैंने कहा कि मेरा सिर्फ इंग्लिश स्ट्रॉन्ग था, मैथ्स और रीजनिंग बहुत खराब था। तो 25 मार्क्स, 15 इंग्लिश में थे, इंग्लिश ठीक ठाक था मेरा, 6 रीजनिंग में और 4 कॉन्ट में थे। और उसमें भी एक पजल हुई थी मेरी रीजनिंग की और पूरा टाइम खत्म हो गया था 20 मिनट। तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया, मैंने बोला यार कैसे होगा, बट स्टिल आई केप्ट माई होप हाई। और फिर मैंने स्टार्ट किया कि चलो प्रिपरेशन करते हैं। और फिर मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि यार प्री क्लियर करके कोई मतलब नहीं है, मेंस के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैं फिर प्रिपरेशन फेज में आया कि रोज की एक प्री की मॉक तो देनी है, साथ साथ में आई हैव टू बैक इट अप विद मेंस मॉक। मतलब आई यूज टू गिव 1 मेन मॉक्स पर वीक। मतलब जुलाई में मुझे लगा नहीं था हो पाएगा, क्योंकि बट वो एग्जाम पोस्टपोन हो गई तो वो मेरे बेनिफिट में हो गया था, मुझे और ज्यादा टाइम मिल गया था। तो स्ट्रैटेजी बाद में चेंज भी की, मैं आगे बताऊंगा। तो जुलाई में से जब मैंने स्टार्ट की तो 15 दिन मैंने पहले थोड़ा बहुत सिलेबस समझा कि टाइम एंड वर्क क्या होता है। टाइम एंड वर्क वो जो सारी बेसिक चीजें होती है वही सब होता है। एक्चुअली लोगों को एक बहुत बड़ा मिथ है कि वो 5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं या 4 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं और ये 6 महीने में आके ही कैसा कर रहे हैं। ये गलत थेरी है। एक्चुअली होता क्या है ना कि जो एग्जाम के पहले के जो 6 महीने या 4 महीने होते हैं उसके अंदर आपका दिमाग बहुत काम करना चाहिए। आपको टाइम एंड वक्त पता है, आपको सब कुछ पता है, आप बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम में अगर आप उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे दिन के जो वो एग्जाम डिमांड करता है, तो आप डेफिनेटली हारोगे। आप 4 साल से करो, 5 साल से करो, या जितनी उम्र से कर रहे हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग बहुत डिबेट में ये चले जाते हैं कि उसमें कि यार ये तो इंजीनियर है। मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था कि हाँ इसके दिमाग की कैपेबिलिटी अच्छी होगी, ऐसा होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं क्या, मेरा स्कोर जो था वो 25 था फर्स्ट स्कोर। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट करते क्या, पहली मॉक दी मेंस की, तो उसमें भी बहुत ड्रास्टिक 200, मतलब कितने मार्क्स का होता है, आई थिंक सो मेंस भी भूल गया मैं, शायद 200 मार्क्स का होता है, 155, हाँ Yes, 200 मार्क्स का 150, 200 marks. हाँ 200 मार्क्स का होता है। तो उसमें भी मुझे कुछ तो भी अराउंड 30 मार्क्स थे, और मेन मार्क्स इंग्लिश ही लाके देता था मुझे। बाकी रीजनिंग अच्छा नहीं था, कॉन्ट अच्छा नहीं था, जनरल अवेयरनेस अच्छा नहीं था। तो मुझे समझ गया था कि ये 3 एरियाज पे अब काम करना है। तो अब इन 3 एरियाज पे काम कैसे किया, मैंने कहा कि यार कोचिंग तो एटलीस्ट नहीं करते, यूट्यूब पे इतना मटेरियल अवेलेबल है, सो लेट्स गो फॉर यूट्यूब। तो मैंने डे वन से ही, नॉट डे वन, मतलब 15 दिन 20 दिन बाद जब मैंने सोचा कि मैं मेंस की प्रिपेयर करूंगा, तो मैंने फिर स्टार्ट किया जनरल अवेयरनेस से कि यार जनरल अवेयरनेस में क्या पूछते हैं। मैंने पीछे का देखा कि क्या क्या पूछते हैं, और फिर देखा कि अभी पैटर्न चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो मैंने वीडियोस से शुरू किया। यूट्यूब पे काफी वीडियोस है, अन अकेडमी पे भी काफी वीडियोस है, और यूट्यूब चैनल से उनके भी काफी वीडियोस है। तो मैं उनके 2 वीडियोस रेगुलरली देखता था। मैंने जुलाई से चालू कर दी थी, फिर अगस्त 1 ऑफ अगस्त से मैंने शायद स्टार्ट कर दी थी मेरी जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन। तो फिर 2 वीडियोस देखना दिन के, वो कंपलसरी देखता था मैं। कपिल काटपाल सर है या अन अकेडमी पे, उनका देखता था, उनसे स्टार्ट किया मैंने। 23 जुलाई, आज भी मुझे डेट याद है, मैंने उनका पहला वीडियो जब देखा था। अभी मैं साथ चेक करके आया कि मैंने कब से क्या स्टार्ट किया था। तो उनका मैंने वीडियो देखना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद और मैंने एक्सप्लोर किया, और यूट्यूब पे कंटेंट मिला और किया। फिर उसके बाद कॉन्ट के लिए 1-2 वीडियो देखे मैंने आशीष अरोरा सर के, जो मुझे प्रॉब्लम गई। और फिर उसके बाद अगर कभी सर के वीडियो या अन अकेडमी पे कोई वीडियो नहीं होता था, तो फिर मैं दूसरे यूट्यूब चैनल्स ने भी काफी मेरी हेल्प, मेनली मेरी जो प्रोसेस, जो प्रिपरेशन थी, वो यूट्यूब ने ही मेरी हेल्प की है। जितने भी चैनल्स है वो काफी होलिस्टिक है, मतलब सबका एक अपना अपना पढ़ाने का तरीका है, और उन्होंने मेरी काफी हेल्प की है। तो फिर मैंने मेंस की प्रिपरेशन भी ऐसी ही की। कॉन्ट में बहुत दिक्कत जाती थी, कॉन्ट में 60 में से मुझे कभी कभी -1 मार्क्स मिलते थे मॉक टेस्ट में। तो डिमोटिवेट तो काफी ऑफकोर्स होता ही था, बट स्टिल मैंने बोला कि अगर ये पेपर हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, तो इतना कुछ नहीं है, बस कैरी ऑन विद द प्रिपरेशन, कैरी ऑन विद द प्रिपरेशन। अब ये नहीं तो और कुछ नहीं, और टेक्निकल तो कुछ है नहीं, सो लेट गो विद दिस। तो करता गया और वो होता गया। तो ऐसे मैंने होलिस्टिक, तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि मैंने सब साथ में लेके चला, प्री और मेन साथ में लेके चला। राइट। तो जैसे कि आप मेंशन कर रहे थे कि क्वांट आपके लिए बहुत डिफिकल्ट था, तो हाउ हाँ, डिड यू गेट बेटर विद इट ओवर टाइम? मतलब आपने कैसे उसको अपना एबिलिटी बढ़ाया? हाउ व्हाट डिड यू डू डिफरेंट कि आपके अभी नंबर्स बढ़ने लगे? डिड यू प्रैक्टिस एक्स्ट्रा, लाइक वर यू डिवोटिंग मोर टाइम टू क्वांट? तो कैसा था वो? एक्चुअली मेरा कॉन्ट कभी इंप्रूव हुआ ही नहीं है। वो एक्चुअली टेस्ट ही ऐसी आती थी कि मैं कभी भी सोचता था कि हाँ अब पढ़ लिया, अब यूट्यूब पे 3-4 वीडियो देख लिए, नाउ लेट्स गेट विद द टेस्ट सीरीज, और हार्ड टेस्ट क्वेश्चन आ जाते थे। तो मैंने बोला क्या हो रहा है ये। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, जस्ट लुक एट द सोल्यूशन। मैंने कहा जैसे मेरी प्रिपरेशन यूट्यूब और
और टेस्ट सीरीज से थी, तो आई यूज टू गिव टेस्ट, उनके सोल्यूशन देखता था। अब वो 35 क्वेश्चन होते हैं मेंस के, इसमें उसमें से सिर्फ मैं 10 क्वेश्चन सॉर्ट करता था, और बाकी 25 क्वेश्चन करने के ही नहीं होते। वो पेपर में भी आए तो मैंने कहा कि मैं ये नहीं करूंगा। सिर्फ ये 10 क्वेश्चन पे ध्यान देता था मैं, कि हाँ, इफ दिस कम्स इन पेपर दिस इज डूएबल, आई डू दिस थिंग। और वो ऐसा नहीं है, वो लोग सोचते हैं कि यार मॉक में इतने हार्ड होते हैं, आप कैसे कर ले रहे हो इतना सब, इतने सारे रोज की। मेरी मेंस की कभी कभी मॉक्स मैं 3 दिन में एक दे देता था, मतलब मैं एनालाइज भी हो जाता था 2 दिन में। तो लोग बोले इतना फास्ट कैसे कर रहा। तो उनको ये नहीं पता था कि मैं 35 में से 25 क्वेश्चन तो छोड़ ही देता हूँ, उनको देखता तक नहीं हूँ, क्योंकि वो इतने हार्ड होते हैं। तो मुझे वो कभी समझे नहीं। तो मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन जो थे मॉक में, जो डुएबल थे, कि इफ दिस कम्स इन पेपर आई डू इट। तो ऐसे करते करते मैं वो प्रैक्टिस करते गया, तो थोड़ा थोड़ा चेंज आता गया, और मेरे मार्क्स बढ़ते गए। मतलब 25 से 50, मेंस की बता रहा हूँ मैं अभी। प्रीलिम्स का जब आएगा तो मैं बताऊंगा। तो मेंस में फिर मार्क्स बढ़ते गए, और मैं जैसे प्रीलिम्स की मॉक तो हर 2 दिन में एक देता ही था। तो स्पीड भी आती आ रही थी साथ साथ में, 25 से 30, 30 से 35। काफी टाइम लगा मुझे, मैंने काफी मॉक्स दिए, क्योंकि मेरे पास और कोई सोर्स था नहीं ना, मेरे पास बुक्स थी ना, मेरे पास पीडीएफ थी, क्योंकि मेरे से पढ़ाई होती नहीं है, मैं सिर्फ सुन के पढ़ाई कर सकता हूँ। मैं ऐसे मतलब पढ़ के नहीं पढ़ सकता, मतलब बुक्स में से अगर कुछ पढ़ना रहा, पीडीएफ सॉल्व करना रहा, तो आई कुडंट डू इट। सो आई यूज टू लिसन अ लॉट एंड प्रैक्टिस। सो दिस वर द टू की फैक्टर्स इन माय प्रिपरेशन। Right, great, great. So, I just want you to tell the viewers and the aspirants ki mocks ka importance kya hai, you know, in the whole preparation. Because there are also some aspirants who say that, you know, mocks are not that important. Let's just focus on the main paper. We'll prepare. But आपके हिसाब से how important are mocks? For those who say that mocks are not important, I am a live example that I have no books, I have no PDFs, but only mocks. I have taken one एक वेबसाइट है, उसका मैंने बस टेस्ट सीरीज लिया था, पूरी टेस्ट सीरीज दी मैंने। कुछ तो भी IBPS PO के 20 मॉक्स थे, SBI PO के 20 मॉक्स थे, और कुछ एक छोटे छोटे होते हैं कि कॉन्ट के 20 क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन, सब देता था मैं, क्योंकि दिन में काम ही कुछ नहीं होता था मुझे। और मॉक्स दो, एनालाइज करो, हो गया क्वेश्चन, और क्या जनरल अवेयरनेस का वीडियो देखो, बस ये 3 ही काम होते थे मुझे दिन में। तो ये 3 ही चीज करता था मैं। तो उन लोगों को मैं कहूंगा, अपनी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होती है, दिस वाज Right. माइन। आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन मॉक्स एंड इट हैज अ फ्रूटफुल रिजल्ट ऑन माय रिजल्ट्स। तो मैं यही कहूंगा कि जो हाई स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो दीजिए मॉक्स, मॉक्स से काफी फायदा होता है, जैसे मुझे हुआ। मैंने इंप्रूव भी उससे किया, कहीं डिफिकल्टी आती थी तो मैं यूट्यूब पे जाता था, ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच बना ली थी मैंने। कोई प्रॉब्लम आई, यूट्यूब पे डाला सर्च बार पे, टाइम एंड वर्क, 5 से 6 वीडियोज आ गए, उसमें से Hmm. कोई भी एक वीडियो देखा, अच्छा कोई ये, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट है, फिर दूसरा क्वेश्चन, दूसरा वीडियो देखा, ये क्वेश्चन भी रिपीट है, फिर तीसरा वीडियो देखा, तो अच्छा हाँ ये मेरे काम का है, ये मैं ढूंढ रहा था, तो ये मैंने साइकिल बना लिया था। तो ऐसे मैं करता था प्रिपरेशन मेरी, बस Right. इतना ही किया है मैंने। तो श्रेयस, आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जिसने फ्लाइंग कलर्स के साथ एग्जाम को क्लियर किया है, तो ऑब्वियसली एवरीवन वुड वांट टू नो कि आपने क्या मटेरियल रेफर किया, एंड यू नो वर यू डूइंग समथिंग डिफरेंट, आप ऑनलाइन जा रहे थे, कौन से बुक्स को रेफर कर रहे थे, इफ यू कैन टेल अस लिटिल बिट अबाउट दैट। मैंने जैसे कहा कि मैंने अनअकैडमी का एक जनरल अवेयरनेस के लिए कपिल काटपाल सर का वीडियो किया है। अड्डा 247 में आशीष गौतम सर का एक वीडियो देखता था। अनअकैडमी पे कभी फ्री टेस्ट होती थी तो वो दे देता था। जो भी फ्री टेस्ट जहाँ पे भी मिलती थी मुझे, मैं वो देता था। उसके बाद जो मैंने एक एक ही टेस्ट सीरीज ली थी, जो वो प्रैक्टिस मॉक की टेस्ट सीरीज ली थी, उससे उसको मैंने रेफर किया है। बस यही 4 चीजें थी, मैंने बहुत शॉर्ट रखी थी प्रिपरेशन मेरी। और यहाँ कहीं डिफिकल्टी गई तो अदर यूट्यूब चैनल्स, तो मैं कपिल काटपाल सर का वीडियो, आशीष गौतम सर का वीडियो, अड्डा 247, प्रैक्टिस मॉक की टेस्ट सीरीज, और फोर्थ कुछ मैंने कहा था ना, हाँ ऐसा ऐसा ही कुछ, ये 3 चीजें तो मेन थी, ये 3 चीजें तो पिलर्स थी मेरे प्रिपरेशन की। बस इसके बाहर मैं ज्यादा कुछ गया नहीं। और हाँ, कभी और एक चीज बताता हूँ, स्टडी आईक्यू की वीडियोस। हाँ, क्या होता है कि कभी हम जब जनरल अवेयरनेस पढ़ते होते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो ना मैं गूगल, सपोज एक एग्जांपल देता हूँ मैं, आरबीआई के ऊपर, अभी आरबीआई ने बॉन्ड परचेस किए, तो क्यों किए, इकोनॉमी फाइनेंस जिसे कहते हैं, कोर इकोनॉमिक फाइनेंस। तो यूट्यूब पे फिर अभी कभी मैं वीडियोस देख रहा हूँ कपिल साटोवत सर का या आशीष गौतम सर का, तो उसमें एक टर्म आ गई, मुझे नहीं समझी वो टर्म, तो मैं यूट्यूब पे जाता था, देख लिया। तो ये एक साइकिल, फिर यूट्यूब पे कोई और वीडियो दिख जाता था, IMF और वर्ल्ड बैंक का वीडियो दिखता था 15 मिनट का, तो वो पूरा का पूरा देख लेता था। तो IMF और वर्ल्ड बैंक तो पिक्चर क्लियर हो गई मेरी। कभी वो टेस्ट सीरीज में अगर वो क्वेश्चन आ गया तो सॉर्टेड है, मैं तो टिक कर दूंगा। तो ऐसे करते, और फिर आया, और वो वीडियो में अगर कोई और ऐसी एक स्पेसिफिक टर्म आ गई, जैसे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, IMF और वर्ल्ड बैंक के
इसमें आती है वीडियो में, तो मैंने वो देख लिया। फिर IMF और वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट मैंने देख ली कि भाई ये कब एस्टेब्लिश हुआ, 1944, क्योंकि मैं लैपटॉप और मोबाइल लेके बैठा था, एक चश्मा ले लिया था मैंने इंफ्रारेड का कि इट शुड नॉट इम्पैक्ट माय आईज, सर दुखता था काफी लैपटॉप यूज करता था तो, सो आई हैड टेकन वन infrared goggles, so it has a very good effect on my eyes, से सर नहीं दुखता था मेरा। so I used to have a long sitting, और ऐसे में प्रोपेरेशन करता था। फिर एक टाइम के बाद क्या होने लगा कि एक साइकिल बनती चली गई, जब मैं कोई वीडियो देखता था, अरे ये टर्म तो मैंने वो वीडियो में देखी थी, अरे ये टर्म तो मैंने वो वीडियो में देखी थी, तो ऐसी वो साइकिल बनती चली गई। तो मैं आप सबको ये एडवाइस करूंगा कि डोंट लूज होप, ये साइकिल बनती है। लोग सोचते हैं कि यार कितना सिलेबस है, कब खत्म होगा, कब होगा, तो वो होता है कभी ना कभी, तो वो सिलेबस होता है खत्म। तो जस्ट बी पेशेंट और करते रहिए, चीजें लिमिटेड है, मतलब आप अनलिमिटेड मत किए कि भाई अभी करना है मुझे SBI PO तो हिस्ट्री पढ़ने लग गए, नहीं, आपको रेलेवेंस समझना पड़ेगा एग्जाम का, कि IMF और वर्ल्ड बैंक तो चलो, RBI तो चलो है रेलेवेंट है, तो मैंने उससे रिलेटेड चीजें देखी कि बॉन्ड्स क्या होता है, HTM क्या होता है, होल्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है, तो ये थोड़ा बहुत वीडियोस मैंने स्टडी IQ के वीडियोस देखे। अंकित अग्रवाल सर है, काफी अच्छा लेते हैं। प्रशांत धवन सर तो मतलब फेवरेट है मेरे, उनके वीडियोस में 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, पिछले 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ। तो उसमें भी काफी काफी वो वैसे इंटरनेशनल अफेयर के लेते हैं। जैसे अभी इस बार एक क्वेश्चन आ गया था, कहाँ आया था मुझे पता नहीं, कि सेचल्स कहाँ पे है, तो वो उसके लिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन होना, तो मैंने वीडियो में देखा था कि सेचल्स इंडियन ओशन में, तो वो टिक हो गया, 1 मार्क मिल गया। ये कहीं पढ़ी नहीं जाती है चीजें, इट यू गैदर दिस व्हाइल यू आर इन द प्रिपरेशन, यू गो ऑन टू अ प्रोसेस। आप ये नहीं बोल सकते दिस इज इररिलेवेंट, दिस इज इररिलेवेंट, मतलब सॉर्ट कीजिए, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि यार ये नहीं है वो नहीं है, कब कौन सी चीज उठ के कहाँ पे काम आ जाए आपको नहीं पता। बी रेलेवेंट एंड डोंट ओवर एग्जैगरेट, मतलब चीजें ज्यादा भी वेग मत जाओ और ज्यादा भी कॉम्प्रेस मत करो, बीच में रहो, ऐसा कहना है, मतलब समझ जाएंगे व्यूअर्स, मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। So अभी Shreyash, let's discuss the exam and some subjects in general specifically. So let's take reasoning first. तो रीजनिंग के लिए बहुत लोगों के लिए ये हिंड्रेंस होता है कि इसमें पजल्स होते हैं, सो उनके लिए वही सबसे पहला बैरियर बन जाता है। सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू टैकल दीज, बिकॉज आई नो व्हेन somebody starts preparing these puzzles they really struggle with it. They struggle to do even one, but slowly that is how you pick it up, right? You do one and then you move on after that. सर यही स्ट्रेटेजी है, पूरे पेपर में यही स्ट्रेटेजी है कि जो अननेसेसरी थिंग्स है उसको कट आउट करो। मतलब टेस्ट सीरीज अगर दे रहे हो, एक बड़ी पजल आ गई, यू गो थ्रू इट, उसका मतलब अगर पहली बार में नहीं जम रही है तो लुक एट द सॉल्यूशन। यार ये काफी सॉल्यूशन से आपको कुछ समझ में आएगा कि इज इट डूएबल इन द एग्जामिनेशन, कैन आई डू इट इन द एग्जामिनेशन। फिर से वही, अगर 45 क्वेश्चन आते थे, आई यूज्ड टू सॉर्ट 30 क्वेश्चन, और फिर मैं देखता था कि इज दिस क्वेश्चन डूएबल। और पहले टाइम में मुझे मैं जैसे कहा एक एक पजल करने को प्रीलिम्स की 5 to 6 मिनट्स लगते थे, मतलब अप्रोक्सीमेटली इतना लगता था। आई हैव टू कट दिस डाउन, 5 to 6 मिनट्स नहीं, ये तो आखिरी का टाइम है मुझे, कुछ तो भी, जैसे मैंने पहले टेस्ट में कहा कि 10 मिनट लगे थे, 10 या 15 मिनट, क्योंकि 6 मार्क्स आए थे मेरे रीजनिंग में पहले टेस्ट में, तो बहुत टाइम लग गया था। तो उसको कट डाउन करके 3 से 4 मिनट पे लाना है, if you have to excel in prelims examination, if you have to score 71 72 marks, because 2019 I saw the cutoff was 71 for open category. So if you, और हाँ कट ऑफ से भी डरना नहीं है, वो तो आगे मैं बताऊंगा कट ऑफ के बारे में। तो हाँ, तो रीजनिंग का क्वेश्चन, तो जो पजल आती है ना उसको आप ध्यान से देखिए, इज इट डूएबल, इज इट डूएबल इन द एग्जामिनेशन, आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, इज इट डूएबल इन द एग्जामिनेशन। काफी रेलेवेंट क्वेश्चन आएंगे मॉक्स में, तो अगर डूएबल है तो करिए, नहीं तो नहीं करिए। और सॉर्ट कर लीजिए, पजल्स भी कुछ 4 या 5 तरह की आती है, लाइक फ्लोर बेस्ड पजल, लाइक बॉक्स बेस्ड पजल। फ्लोर बेस्ड पजल वाज माय फेवरेट, आई वाज गुड इन फ्लोर बेस्ड पजल, नॉट दैट ग्रेट, बट अगर आती थी सो आई वाज एबल टू डू इट। सो हाँ, तो फ्लोर बेस्ड पजल, बॉक्स बेस्ड पजल, और वो अंडर एक होती है सिटिंग अरेंजमेंट वाली पजल, सर्कुलर अरेंजमेंट वाली पजल। तो ये कोर थी, ये तो पेपर में आनी ही है। और बाकी में बहुत सारी चीजें थी, बट मैं पास एज टाइम वाज नॉट परमिटिंग मी, तो मैं उस पर नहीं जा सका। तो मैंने इतनी पजल में मास्टरी कर ली कि अगर ये पजल आती थी, कितनी भी हार्ड आती थी, मैं ट्राई तो करता था एटलीस्ट। आई यूज्ड टू गेट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, कि अच्छा कभी कभी तो दिन भी लग जाता था एक पजल के पीछे। तो फिर मैं सोचता था कि यार दिस इज नॉट द पजल विच इज मेंट टू बी डन इन द एग्जामिनेशन, you have wasted one day Shreyash, you could have done a lot more things in this day. So फेलियर से ही सीखता है इंसान। तो मेरे केस में फेलियर ज्यादा बड़ा नहीं था, 1-2 दिन का था, तो ऐसे सीखा मैं, और फिर किया मैंने। रीजनिंग का भी सेम स्ट्रेटेजी, क्वांट का भी वही है। Okay, so that was about reasoning. Quant तो हमने already discuss किया. What about English? मतलब, of course, you said that it was a strong point for you, but
कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी है जिनके लिए ये सब्जेक्ट थोड़ा वीक हो सकता है, सो हाउ कैन दे काइंड ऑफ इम्प्रूव इन दिस? एक्चुअली सर मेरा इंग्लिश इतना भी स्ट्रांग नहीं था, बट 50% मार्क्स आ जाते थे। अगर इसको स्ट्रांग कहना है तो कह सकते हैं, आई डोंट नो इन विच कैटेगरी इट कम्स, बट आई ऑलवेज यूज टू मैनेज 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन टेस्ट सीरीज। पेपर में भी शायद उतने ही आए होंगे, मैंने कभी उस पर काम नहीं किया है, बट मेरी जो मॉक टेस्ट से ही काफी प्रैक्टिस हो जाती थी। और बीच बीच में मैंने आई हैव स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर। मतलब वो ज्यादा देर नहीं कर पाया, जैसे मैंने कहा इन द बिगिनिंग ऑफ दिस इंटरव्यू दैट आई वाज वेरी बैड एट रीडिंग। आई कुड नॉट रीड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। I could not grasp those things. So मैंने ज्यादा रीडिंग तो नहीं की, बट दोज हु आर वीक इन इंग्लिश दे कैन ऑफ कोर्स गो फॉर रीडिंग। रीडिंग बहुत हेल्प करता है। जैसे मुझे भी ऑफ कोर्स रीडिंग नहीं हेल्प किया ना, मतलब मैं कंप्यूटर पे बैठता था, मॉक देता था, तो वो 5 से 6 पैराग्राफ आते थे, सो इट वाज वन वन काइंड ऑफ रीडिंग फॉर मी। सो आई यूज्ड टू सी द क्वेश्चंस कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। और लोग ग्रामर के पीछे बहुत पड़ जाते हैं इसमें। आई हैव नेवर स्टडीड इवन वन रूल ऑफ ग्रामर। मतलब आते हैं ग्रामर के रूल, बट यू कीप ऑन इम्प्रूविंग व्हाइल यू गो विद द टेस्ट सीरीज। लाइक आई रिमेम्बर कि वो कुछ तो भी वर्ब का था, तो वो बार बार हर टेस्ट में इम्प्रूव आ रहा था। सो वो फिफ्थ टाइम मुझे लर्न हो गया था, तो सिक्स टाइम जब वो आता था तो ऑटोमेटिकली हो जाता था वो। सो सबकॉन्शियस माइंड यूज टू डू इट। So keep practicing. English is all about practice and reading. Those who are weak in English, you can do a lot of reading if you're good in it. Also give a lot of mock test for specifically for English, and don't run behind grammars. That's my personal advice. You can go behind that, but my personal advice is don't run behind grammar rules. Just focus a lot on reading newspapers or reading paragraphs which comes in test series, and look at the questions and look at the solutions. What kind of solutions have you provided? Where you went wrong, Right. so you can do that Okay. for English. So that was with regards to the prelims. अभी मेंस की बात करें तो 155 questions, 200 marks, 3 hours का paper, objective as well as descriptive. How did you tackle this? मतलब what was your preparation strategy going into the mains? So the main strategy was कि हाँ, जैसे जैसे चीजें खुलेगी मैंने माइंड बना लिया था अपना कि वॉट एवर सेक्शन कम्स फर्स्ट, बिकॉज आई वॉज वेरी इनएक्सपीरियंस इन दिस बैंकिंग फील्ड। आई वॉज टोटली कट आउट विद द होल व्हाट द होल वर्ल्ड सेज, बिकॉज दे यूज्ड टू से कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, एंड विद द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम विदाउट कोचिंग यू कुड नॉट डू इट। सो मैंने कट कर लिया उनको कि यार सुनना ही नहीं है, वी विल नॉट लुक एट द नेगेटिव वाइब्स, फोकस ऑन द पॉजिटिव, इफ नॉट देन वी विल ट्राई अगेन लेटर। सो वो तो था ही नहीं। तो फिर मैंने स्टार्ट किया। मैंने कहा जो भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे भी आएगा, जैसा भी पैटर्न आएगा, टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सीरीज में रैंडम आता था, तो उसने मुझे प्रिपेयर कर दिया था कि इफ एनी टाइप ऑफ सेक्शन कम्स यू कैन टैकल इट। तो फॉर आई स्टार्ट विथ रीजनिंग। रीजनिंग में 60 मिनट्स आर गिवन, आई थिंक सो 60 मिनट्स होते हैं मेंस में। तो फर्स्ट सेक्शन खुला। सबसे पहले मैं उसमें टारगेट करता था क्रिटिकल रीजनिंग, बट पेपर में पूरा उल्टा हुआ था। मतलब मेरा यहाँ पे जो मॉक में हुआ था कि मैं क्रिटिकल रीजनिंग टारगेट करता था और काफी अच्छा होता था मेरा क्रिटिकल रीजनिंग, बट पेपर में इतना हार्ड क्रिटिकल रीजनिंग था कि आई कुड नॉट डू इवन वन सिंगल क्वेश्चन ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। तो बहुत बैकफायर कर गई थी वो स्ट्रेटेजी। तो मैंने जैसे यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग करता था, देन आई यूज्ड टू गो टू पजल्स। मतलब उसके बाद जो छोटे छोटे पजल्स होते हैं कि हाँ ये 2 लाइन, ये मतलब मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, कि ये छोटे होते हैं, मतलब मेंस में भी कभी कभी आ जाते हैं छोटे पजल कि हो सकता है, डुएबल है। तो फिर उसके बाद मैं उस पर जाता था, बट पेपर में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पेपर में पूरा उल्टा हुआ। मैं क्रिटिकल रीजनिंग ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। पेपर मतलब एसबीआई आईबीपीएस और एसबीआई दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। एक का रीजनिंग इजी आया था, एक का रीजनिंग हार्ड आया था, बट मोर और लेस द पेपर वाज सेम। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो क्रिटिकल रीजनिंग कुछ नहीं मिला। फिर पजल्स पे आया। पजल्स भी मेरे जम नहीं रहे थे, बट जैसे तो भी मैंने कहा लेट्स ट्राई टू बी अबव एवरेज, पेपर इज हार्ड फॉर एवरीवन, डोंट पैनिक। तो उस समय खुद को बहुत काम रखा मैंने कि यार जाने दे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इसमें फेल ही हो जाएंगे ना, बट लेट्स ट्राई। प्रीलिम्स भी निकल ही गए, तो ये भी कुछ ना कुछ करके निकल ही जाएंगे, तो हो गया वो। तो मैंने जैसे जैसे धीरे धीरे टेस्ट दिया, सॉरी मेंस का पेपर आगे आगे करते गया। आई डिड माय बेस्ट ओवर देयर, दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने फिर बाहर आके किसी को कुछ नहीं पूछा कि क्या पेपर था, कैसा था, चलो बोला जो होगा देखा जाएगा। फिर कॉन्ट के ऊपर आया मैं। कौन सा सेक्शन खोला मुझे याद नहीं। फिर कॉन्ट के ऊपर, कॉन्ट में तो सर इतना 4 से 5 क्वेश्चन हुए थे मेरे शायद। अब आई विल बी अबव कट ऑफ। जैसे आपने कहा ना कि कॉन्ट कैसे स्ट्रॉन्ग किया, कॉन्ट स्ट्रॉन्ग वही नहीं मेरा आखिरी तक। रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, ये 3 बेसिस पे ही शायद मेरा पेपर क्लियर हुआ है, मेनली इंग्लिश। तो फिर उसके बाद कॉन्ट में मैंने 7 से 8 क्वेश्चन किए। अभी पता है कितना हार्ड आया था, एसबीआई पीओ का तो वर्स्ट पेपर था कॉन्ट के लिए। फिर वो सेक्शन खत्म हुआ, होप तो पूरी खत्म हो चुकी थी, 50% पेपर हो गया। फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस आया। जनरल अवेयरनेस भी उतना ही खराब,
मुझे याद है मैंने 26 क्वेश्चन किए, और मैंने घर पे आके चेक भी किए, वो सारी पीडीएफ आती है, तो मतलब बहुत टाइम बाद, मतलब 4 से 5 दिन बाद, तो उसमें मुझे 12 मार्क्स थे, मतलब काफी अच्छे थे ये, क्योंकि मैंने 26 क्वेश्चन किए, तुक्के भी मारे मैंने उसमें, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि इफ आई डू ओनली 12 क्वेश्चन, देन द चांसेस ऑफ सिलेक्शन आर वेरी लो, एटलीस्ट आई हैव टू डू 20, जिसमें 50-50% प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं कि 5 में से हाँ जय माता दी, ऐसा नहीं था, जो भी मुझे लगता था 50-50 है, आई यूज टू गो फॉर इट। तो मुझे 7 क्वेश्चन आते थे, 5 क्वेश्चन 50-50 में जो कंफ्यूजन था उससे राइट हो गए, तो मुझे आई थिंक मार्क्स डिक्लेयर होते नहीं है, तो मुझे 12 मार्क्स होंगे जनरल अवेयरनेस में, आई टू 40। देन कम्स इंग्लिश। इंग्लिश वाज प्रीटी मोर और लेस द सेम आई यूज्ड टू गिव इन द टेस्ट सीरीज। मुझे 20 या 25 मार्क्स ही मिले होंगे, बट बहुत अच्छे मार्क्स थे, उसने ही बैकअप किया है मुझे, वही क्वेश्चन था मेरा। राइट। तो आप ये कह रहे हैं कि इवन इफ यू आर नॉट स्ट्रांग एट वन थिंग एंड इफ यू आर गुड एट अदर टू थिंग्स यू कैन स्टिल क्लियर द एग्जाम वेरी वेल, राइट? दैट्स हाँ, व्हाट यू बट आर कट सेइंग। ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, कट ऑफ तो क्लियर करना हाँ। पड़ेगा, उतना आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और डोंट वरी दैट पेपर इज हार्ड, वहां पैनिक नहीं करना है। मैं थोड़ा पैनिक कर हम्म। गया कि क्रिटिकल रीजनिंग मिल ही नहीं रहा है, कुछ एक भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हो पा रहा है, मेरा जो स्ट्रांग पॉइंट है, और पेपर का स्टार्ट है ये। हम्म। तो उसके बाद फिर जनरल अवेयरनेस भी है इतना ही खराब, तो मैंने कहा यार पेपर इज हार्ड फॉर एवरीवन, ये मैंने मेंटेलिटी बनाई ली थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल के जा रहा हूँ मैं आपको, वो मैं फील करता था पेपर में, कि पेपर इज हार्ड फॉर एवरीवन, डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, डू द पेपर वेल। ये मोर और लेस इज द सेल्फ सेंट्रिक प्रोसेस। हम्म। Even I tell you, you have to take into consideration the fact what kind of mindset you are taking in the examination. हम्म। अगर वहां आप प्रॉपरली परफॉर्म कर पा रहे हो, इवन मतलब मेरे जैसा जो कम प्रिपरेशन वाला है वो भी एक्सेल कर सकता है। इस बार यही हुआ है कि जो बच्चे थे वो बहुत पैनिक कर गए, और मेरे जैसे जो बच्चे थे जिनकी प्रिपरेशन कम थी, जो पैनिक नहीं किए पेपर में, वो आगे निकल गए। तो इसमें फिर लोग और कह सकते हैं कि हाँ हम तो इतने टाइम से कर रहे हैं, आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, बट मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की है। मतलब वो जो 6 महीने का फेज था, आगे इंटरव्यू के टाइम मुझे, मैं कोविड पॉजिटिव था, मैं आगे बताऊंगा वो, बट होता ही है, वहां पे राइट। काम रहना पड़ता है बस आपको। So I was coming to that only, which is the next part of it. Now that you've completed prelims, mains bhi ho gaye hai. Now it is about the interview process. So please tell me about that. How did you prepare for it? Because this was a key section where a lot of people fumble a lot. So आपने अपना काम कैसा रखा? And like you mentioned, you were even COVID positive. So how did you manage this whole part? जैसे मैंने कहा कि मैंने आईबीपीएस पी एसबीआई पीओ दोनों दिया था, तो वो उनके जो मेंस के पेपर थे वो आसपास ही थे। 29 को, मुझे डेट्स याद है, मैं डेट्स के साथ बताऊंगा बिकॉज वो बहुत ही कम टाइम पहले हुआ है, अभी 1 महीना पहले हुआ है। 29 को एसबीआई पीओ मेंस हुआ, आई गिव इट क्वाइट वेल। 4 फरवरी को आईबीपीएस मेंस हुआ, वो भी ठीक, मोर और लेस ठीक ही किया। मैंने काम टेंशन नहीं लिया, मैंने बोला चलो जो होगा देखा जाएगा, यही एटीट्यूड था मेरा, वो मोर और लेस द सेम। उसके बाद फिर 15 दिन बाद मतलब रिजल्ट आया, बट उसके पहले 7 या 10 फरवरी को माय फादर टेस्टेड कोविड पॉजिटिव, ही इज एज्ड, उनकी एज थोड़ी ज्यादा है, तो वो पॉजिटिव हो गए। मैं पैनिक हो गया कि यार, और रिजल्ट अभी तक आया ही नहीं है। मैं प्रिपेयर करने वाला था इंटरव्यू के लिए कि यार एटलीस्ट मेंस भी हो गया तो इंटरव्यू तो करना ही है ना, अगर हो गया टाइम पे तो क्या करेंगे। तो मैं सोचा कि चलो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, 5-6 दिन रेस्ट लिया। मैं 10 तारीख से जब करने वाला था, तो पापा कोविड पॉजिटिव टेस्ट हो गए, तो घर वाले उनको आइसोलेट किया, तो उनके साथ रह के मुझे भी कोविड जिम करता था, मतलब घर पे। तो मेरा काफी वेट लॉस हुआ, तो अभी आप देख सकते हैं मैंने मतलब बहुत वेट लॉस हुआ मेरा, मैं काफी वीक हो गया था। तो मैं रिकवर हुआ और 28 फरवरी को रिकवर हुआ, और मेरा 5, और रिजल्ट भी इसी बीच आया था। मतलब यही जब मैं कोविड फेज में चल रहा था, मुझे ध्यान भी नहीं था कब आया, कि मैं, मेरे फादर और मैं खुद की टेक केयर में ही पूरा वो 20 दिन जो थे उसमें निकल गए। एडमिट करने के लिए मतलब ऑक्सीजन लेवल चेक करना, सारी डॉक्टर्स से मिलना, आइसोलेट रह के प्रॉपर डाइट लेना, तो वीकनेस बहुत थी, तो कुछ नहीं कर पा रहा था मैं। तो I 20th hope फेब he को, is doing much better now. या आई एम डूइंग क्वाइट वेल, Hmm. नाउ आई एम फाइन। And your तो father? फिर माय फादर इज आल्सो फाइन, ही इज आल्सो गुड। तो पापा काफी जल्दी पापा जल्दी रिकवर हो गए थे, 22 फेब को ही हो गया था पापा 12 दिन में। मुझे थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मुझे लेट डिटेक्ट हुआ था थोड़ा, Hmm. तो लेट सिम्टम्स आए थे। तो 20th फेब को मेरा सब खत्म हुआ। अब मेरे पास सिर्फ 4 दिन थे इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। अब मेरा बैंकिंग अवेयरनेस कुछ प्रिपेयर्ड नहीं, मतलब था, मतलब जो प्री और मेंस के टाइम किया था, लेकिन 20 दिन की गैप आ गई ना बीच में, तो नाउ व्हाट टू डू। फिर इस समय भी मैंने बोला कि श्रेयस, आई हैव टू गो इन द रूम, जस्ट बी काम, जो होगा देखा जाएगा, वही एटीट्यूड, देख लेंगे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट ही हो जाएंगे ना, फिर से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आईबीपीएस भी हो ही सकता है, कुछ ना कुछ उसका भी हो ही जाएगा। उसका भी इंटरव्यू 10 तारीख को आ गया था, दोनों इंटरव्यू आसपास आ गए थे। तो 10 तारीख को, 10th ऑफ मार्च को मेरा, 10th या 11th मार्च को मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र कह रहा हूँ, आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू था।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे में। तो 5 मार्च को मैंने पहले 4 दिन प्रिपेयर करके SBI PO का इंटरव्यू दिया। उस 4 दिनों में मैंने बस इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया कि हाउ विल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, वो क्वेश्चन किया कि व्हाई टू बी अ बैंक PO आफ्टर इंजीनियरिंग, और सब सत्य बोला, मतलब सब सब सच बोला, कुछ भी झूठ नहीं था, क्योंकि प्रिपेयर करने का टाइम ही नहीं था सर। ऐसा ऐसा था, ऐसी ऐसी कंडीशन है कि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन, बट बिकॉज ऑफ दैट आई शिफ्टेड माय फील्ड, ऐसा ऐसा है। सो दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड मेरी जो मैं जैसे ऐसे, और हाँ मेन मैं ऐसे हाथ हिला, इतना भी कैजुअली नहीं, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड विद नॉट ड्यू डिलीजेंस, मतलब मैं ज्यादा भी पुश नहीं करता था एटीट्यूड को कि हाँ चलो मेरे दोस्त थी वो, ऐसा ऐसा भी नहीं, और ज्यादा भी मतलब मैं ऐसे ऐसे सिमट के भी नहीं बैठता था। आई यूज टू इंटरेक्ट विद प्रॉपरली, उनसे प्रॉपरली इंटरेक्ट करता था कि उन्होंने फिर काफी क्वेश्चन पूछे। ज्यादा इंटरव्यू नहीं चला, 15 मिनट ही चला। IBPS PO का 45 मिनट चला था, वो बहुत लंबा चला था, बट ये काफी कम चला। और इस 15 मिनट्स में रैपिड फायर ही चला था मेरे साथ कि हाँ ये करोगे तो क्या होगा, हाउ विल इंक्रीज द GDP ऑफ द नेशन इफ यू आर गिवन द चार्ज। तो मैंने काफी सटल आंसर दिया उसमें, काफी सोच विचार करके आंसर दिया। तो ऐसे से मेरा मोर और लेस इंटरव्यू बैंकिंग अवेयरनेस पे ज्यादा नहीं चला, कैजुअल चला, जो मैं चाहता था कि चले। और कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने उनको लीड किए कि मैं ये चाहता हूँ वो पूछे। तो जैसे अभी आपकी स्ट्रेंथ्स की बेसल के तरफ बारे लीड में किया था। आपने। हाँ, जो मैं 3-4 चीजें, जैसे मैंने कहा 4 दिन थे मेरे पास, वो 4 दिन में मेरे से जितना बैंकिंग अवेयरनेस हुआ उतना उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि श्रेयस हाउ विल यू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक इफ यू आर इनटू द बैंक एंड इफ यू गो टू द अपर मैनेजमेंट। तो मैंने सिर्फ 3 से 4 चीजें पढ़ी थी इसमें। तो वही मैंने जानबूझ के बोला, मैंने कासा रेशो घर से पढ़ के आया था मैं। तो मैंने उनको बोला कि सर आई विल ट्राई टू इंक्रीज द कासा रेशो। तो उनको पता था कि मैं पता था कि ये पूछेंगे, तो उन्होंने पूछ लिया व्हाट इज कासा रेशो। तो मैंने कहा अब बताता हूँ मैं। तो फिर उसके ऊपर मैंने 2 मिनट इंटरव्यू लिया कि कासा ये होता है सर, डिपॉजिट ये होते हैं। फिर मैंने बोला कि सर क्रॉस सेलिंग से भी, बोला ना 3 चीजें, क्रॉस सेलिंग से बढ़ा सकते। तो फिर उन्होंने फिर वही क्वेश्चन पूछा, मैं बीच बीच में वर्ड्स डाल देता था और फिर वो पूछते थे कि बताओ क्रॉस सेलिंग क्या है। फिर तो 2 मिनट इंटरव्यू उस पर चलता था। तो ऐसे करते 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 वो इंटरव्यू खत्म हुआ, तो उनको थोड़े बहुत इंप्रेस हो गए वो। तो 45 मार्क्स दिया मुझे 50 में से। तो मैं ओह काफी ग्रेट। सेटिस्फाइड था। मेरा मेरा अगला क्वेश्चन आपके लिए यही होने वाला था कि हाउ मेनी मार्क्स डिड यू स्कोर, एंड like you हाँ mentioned there were 2-3 questions that you were asked. तो ऐसे और कौन से questions है that aspirants can expect to be asked during this interview process? सर, मैं पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताता हूँ। सबसे Yeah. पहले मैं जैसे ही एंटर किया तो आई ग्रीटेड एवरीवन। काफी टाइम हो चुका था, मैं सवेरे 12 बजे का गया था, 6 बज रही थी, उनको जल्दी जल्दी इंटरव्यू कैंडिडेट्स को निकालना था। कोविड टाइम था, मास्क पहन के था मैं, तो दूर बैठे थे। दे सेड यू कैन पुट डाउन योर मास्क, नाउ वी कैन टॉक फ्रैंकली। तो 5 पैनल मेंबर थे। वन ऑफ द पैनल मेंबर वो CGM ऑफ महाराष्ट्र। तो उन्होंने फिर मतलब जो चेयरमैन थे उनके साइड में CGM थे, तो चेयरमैन ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि श्रेयस आप गुजराती है। मैंने कहा हाँ गुजराती हूँ। तो गुजरात के बारे में बताइए कि अमूल डेयरी है ना काफी वहाँ पे फेमस, तो अमूल डेयरी में प्रॉफिट कैसे बढ़ाओगे। बोले अगर मतलब उनकी जो सक्सेस है, उनकी सक्सेस का राज क्या है, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट तो दूसरा था, तो उनकी सक्सेस का राज क्या है, अमूल की सक्सेस का राज क्या है। तो मैंने कहा कि मैम सबसे पहले उनकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो काफी अच्छी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, क्वालिटी इज ऑन सेकंड, क्वालिटी भी उनकी काफी अच्छी है, और उनका जो मैनेजमेंट है, 3 रीजंस बताओ बोले। तो ये तो बेसिक ही चीज है, कोई भी चीज की, कोई भी इंस्टीट्यूट को अगर आपको खड़ा करना है तो क्वालिटी चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा चाहिए, और एडवर्टाइजमेंट चाहिए। तो मैंने यही जो बेसिक चीज, जितना मुझे बेसिक आइडिया था कि एक कंपनी को कैसे प्रॉफिट में डालना, तो ये मैंने उनको बता दिया। कि वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ज्यादा दिया कि उनके जो होर्डिंग्स लगते हैं अमूल के, वो काफी जल्दी क्विक होते हैं, कि मतलब अगर कुछ भी एनी एनी करंट अफेयर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, इन द country or in the world, they quickly come up with an advertisement and they stick it in every country, in every city। ये उनको बताया मैंने। तो they were quite impressed with this answer, the holistic answer which I gave to them। फिर उसके बाद वही बैंक प्रॉफिट वाला सेकंड क्वेश्चन। फिर थर्ड क्वेश्चन आया कि शेष व्हाट इज योर हॉबी। तो जैसे मैंने बताया कि मैं जिम काफी करता था, घर पे करता था, जिमिंग वाज माय हॉबी, जिम करना। अभी अभी नहीं लग रहा होगा, मैं काफी वीक हो चुका हूँ अभी, बट उस समय वो काफी था। तो कहे कि तू तो काफी वीक लग रहा है, तो उनको बताया कि कोविड था, ऐसा था। तो उन्होंने जिम के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे कि टेल टेल अस समथिंग अबाउट द एक्सरसाइजेस ओवर देयर, योगा के काफी एक्सरसाइजेस पूछे। और वो मुझे ऑलरेडी पता था कि मतलब ये आसन को क्या बोलते हैं, इससे क्या होता है। तो मुझे काफी कुछ पता था इस बारे में, वज्रासन से क्या होता है, ऐसी सारी चीजें पूछे। तो मैंने उनको बता दिया। ये मतलब ये एस्पिरेंट्स को डरने की जरूरत नहीं है, उनको पूछेंगे, ये मैंने ऐसा बताया मेरी हॉबी है, इसीलिए उन्होंने मुझसे ये सारे क्वेश्चन पूछे। फिर थर्ड उन्होंने पूछा डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट, क्योंकि जो ऑफिस था ना उसके सामने ही NSE था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो SBI का मेन ऑफिस है बांद्रा कुर्ला में।
तो पूछा डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट दिस ऑल दिस थिंग्स और नो, सो वी विल स्किप दिस क्वेश्चन। मैंने बोला मैम आई डू हैव द नॉलेज। तो बोले कि ये शेयर्स और बॉन्ड्स में डिफरेंस क्या है, डू बॉन्ड्स आर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज और नॉट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, ये अनएक्सपेक्टेड था बट मैंने जैसे तो भी करके थोड़ा बहुत आंसर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि श्रेयस लास्ट क्वेश्चन टू यू कि बेसल के तीनों पिलर्स के बारे में बताओ। अब काफी अच्छा पूछ लिया मैंने, नो एक बार भी नहीं बोला था, तो उन्होंने बताओ। मुझे दो पिलर्स याद थे और तीसरा याद नहीं था मुझे। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा कहा नहीं मैंने डायरेक्टली सर मुझे नहीं आता, मैं उनको दिखाना चाहता था कि यार एटलीस्ट मुझे दो तो आते हैं। तो मैंने फिर मैंने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला सर फर्स्ट इज मार्केट डिसिप्लिन, सेकंड इज मार्केट डिसिप्लिन, पहला था मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकंड इज मार्केट डिसिप्लिन, और सर थर्ड आया। फिर थर्ड मैंने सोचने की एक्टिंग की थोड़ी सी, क्योंकि वो आता ही नहीं था मुझे। तो मैंने थोड़ी एक्टिंग की कि यार उनको लगे कि मैं एटलीस्ट सोच रहा हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैंने बोला सर आई एम अनेबल टू रिकॉल द थर्ड पॉइंट बट आई हैव रेड दैट एंड आई कैन एक्सप्लेन द बेसल ऑल आई नो अबाउट, आई हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ बेसल नॉर्म्स। तो बोले ओके ओके रियली गुड, तो यू कैन गो। ऐसे 15 मिनट इंटरव्यू चला, और भी क्वेश्चंस थे याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी। तो बोले ठीक है, बोले जाओ यू कैन गो। राइट। बाहर निकलते समय भी मैं काफी धीरे धीरे चला, क्योंकि वो वही होता है ना, ये एक टिप थी मुझे कहीं से पता नहीं, मैंने वीडियो ही देखा था कि मिली थी मुझे, कि आप जब रूम से बाहर जाते हो ना, अड्डा 247 पे देखी थी मैंने किसी सर की, या तो जब बाहर जाते हो ना आप, तो काफी धीरे धीरे जाना है। ऐसा नहीं कि जान छोटी और बाहर चले गए फास्ट, आना भी धीरे जाना भी धीरे, बी सटल ओवर देयर। मतलब आप कुछ भी उल्टा सीधा करोगे पूरा ऑब्जर्व करते हैं आपके अंदर आने से बाहर तक, कि 15 मिनट का इंटरव्यू आपकी पूरी पर्सनैलिटी जज कर रहे हैं वो। 50 मार्क्स दे रहे, इस बार जीडी भी नहीं था, ग्रुप डिस्कशन भी नहीं था, पूरे 50 मार्क्स का इंटरव्यू था इस बार। तो मैंने कहा कि यार वैसे भी 4 दिन थे, तो जितना मुझे थोड़ा बहुत आता था वो प्रिपेयर करके चला गया था मैं। सो इंटरव्यूज वाज इन माय फेवर, लक ने थोड़ा बहुत साथ दिया, तो हो गया। ग्रेट। सो अगर किसी को इंटरव्यू में कोई भी आंसर आता नहीं हो, सो शुड दे से दैट टू द पैनल दैट मुझे नहीं पता, और शुड दे at least try and answer that question in their own way? But even if it's wrong, what do you suggest? Like, should they avoid the question, or should they say that no, let me think, I'll get back to you? सब पूरा पूरा मतलब मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है, मतलब लेकिन एक्यूरेट नॉलेज है, मतलब अगर जैसे उन्होंने मुझे पूछा ना बेसल के बारे में, तो मैंने कहा कि सर मैंने स्टार्ट किया, मुझे ये 2 पॉइंट ही पता है, इसके बारे में तीसरे पॉइंट के बारे में इतना नॉलेज नहीं है मुझे। अगर आपको क्वेश्चन पूरा ही नहीं पता, सीधा सीधा उन्होंने पूछ लिया कि आईएमएफ के चीफ कौन है जो अभी है मेन, आपको नहीं आता, ये फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन हो गया, तो ये आपको नहीं पता है, तो बोल दीजिए सर नहीं सर मैंने ये नहीं पढ़ा। विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो आप कैसे कैरी करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को वो आपको कोई नहीं सिखा सकता। जस्ट बी सटल, थोड़ा सा उनको रिस्पेक्ट देखिए बात कीजिए, पर ऐसा भी नहीं कि पूरा ऐसा कंपोजर क्लोज हो गया है आपका। थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट हाथ, जैसे अभी मैं मूवमेंट्स कर रहा हूँ तो थोड़ा सा हैंड मूवमेंट्स करिए आप जब। और सारे पैनल मेंबर्स की तरफ मैं देखता था, किसी ने एक भी क्वेश्चन पूछा तो मैं ऐसे थोड़े हैंड मूवमेंट्स करके सारे पैनल मेंबर की तरफ देखता था और बाद में सीधा फिर उनकी तरफ देखता था। तो हाँ मैं कहता हूँ कि अगर आपको नहीं आता है तो कह दीजिए सॉरी सर आई एम अनेबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। और वो भी मतलब ऐसे कहिए कि ऐसा नहीं कि नहीं सर मुझे नहीं आता है, एकदम ऐसे लो वॉइस में भी नहीं, वही जो आपका पेस था इंटरव्यू में वही पेस में, नहीं सर मुझे नहीं आता है, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। फुल कॉन्फिडेंस में, नहीं आता है तो भी फुल कॉन्फिडेंस में, आता है तो भी फुल कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्कुल भी डाउन नहीं होना चाहिए वहां पे। जो नर्वसनेस है छोड़ दो बाहर, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको रिजेक्ट ही कर देंगे ना ये, और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, लाइफ में कुछ ना कुछ कर लेंगे, बट इतना डरना नहीं किसी से इंटरव्यू में। बिल्कुल। सो जैसे कि आप अभी हमने इस सब के बारे में डिस्कस किया, बीट द प्रीलिम्स, द मेंस, द इंटरव्यू, और अभी हाँ अगर ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे किसी ने एग्जाम नहीं क्लियर किया हो, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे टू मोटिवेट देम एंड नॉट टू बी डिसहार्टेंड? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप कितना भी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, बट जो एग्जाम के पहले के जो मंथ्स होते हैं ना, जो पहले के 5-6 मंथ, वो बहुत क्रूशियल होते हैं। मतलब आपका दिमाग अगर उस टाइम फास्ट नहीं चल रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कितने भी साल की प्रिपरेशन है आपकी, तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि वो जो 6 महीने उसमें आपको आपकी स्पीड बढ़ानी है, आपको तुरंत टेबल आना चाहिए 27, मतलब इतना नहीं आता था मुझे, बट 20 × 40 कितना होता है, ऐसे तुरंत माइंड ने कॉल करना चाहिए कितना होता है, 800 होता है या जो भी होता है, ऐसा पूरा पूरा रिकॉल कर लेना चाहिए माइंड ने। तो अगर वो आप टाइम पे नहीं कर पाए, जैसे मैं अभी भूल गया हूँ टेबल, अभी कुछ नहीं पता, अब मेरे सामने पेपर आएगा मैं नहीं कर सकता करेक्ट, लेकिन मैंने वो उस टाइम में काफी मेहनत की थी। प्रीलिम्स, जैसे प्रीलिम्स आया उसके 1 महीने पहले मैं पूरा प्रीलिम्स फोकस्ड हो गया। मैं आई यूज्ड टू गिव डेली 1 और 2 मॉक टेस्ट ऑफ ओनली प्रीलिम्स। उस समय मैंने मेंस की प्रिपरेशन छोड़ दी थी। नाउ आई गॉट टाइम फॉर मेंस प्रिपरेशन, मतलब आईबीपीएस के बाद मुझे 1 या 2 महीना और मिल गया मेंस के लिए, क्योंकि मेंस पोस्टपोन हो गई थी बिकॉज ऑफ कोरोना। सो मेंस के लिए भी फायदा हो गया। फिर आईबी एसबीआई का प्रीलिम्स आया,
तो वो भी दिया मैंने। तो ऐसे ही मतलब आप उस समय जो क्रूशियल टाइम होता है ना, उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपको लगता है कि मुझे तो आता है ये टाइम एंड वर्क, लेकिन वहां पे नहीं आएगा। वहां पे आपको स्पीड चाहिए, वो डेवलप सिर्फ 2 से 3 से 4 महीने पहले ही हो सकती है। आप उसको कैरी थोड़ी ना करते हो, अभी मुझे कैरी नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं। गैप आ गई कि छूट गई प्रिपरेशन। तो मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि और जो डिफिकल्ट टाइम्स है उससे डरना नहीं। मतलब सिचुएशन वही काम है, खराब है तो सबके लिए खराब है। और कोई भी खराब टाइम आता है वो सबके लिए आता है एक साथ। और कोई भी टाइम ज्यादा टाइम तक नहीं रुकता, ये भी समय निकल जाएगा। इट्स लाइक अ रिवर, इट विल फ्लो। जस्ट बी पॉजिटिव, बिल्कुल। कॉन्टेक्ट कम रखिए। ज्यादा हीटेड डिबेट्स में मत घुसिए इंटरनेट पे कि अरे ये तो इंजीनियर है, यार ये तो बीकॉम वाला, अरे ये तो 5 साल से कर रहा है, अरे इसकी तो इतनी प्रिपरेशन है। एवरीबडी हैज ह्यूमन ब्रेन, एवरीवन यू कैन डू लाइक आई डिड, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। उसमें भी डिबेट चली जाती है। हम्म, आई वाज फ्रॉम ओपन कैटेगरी कि उनकी तो कास्ट ये है, उनको कट ऑफ कम है, लेट इट बी। एक्सेप्ट द सिचुएशन विच यू आर इन, प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, एंड वी विल डू फाइन। जस्ट बी पॉजिटिव विद इन योर माइंडसेट। माइंडसेट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस प्रिपरेशन में। और थोड़ी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कर लीजिए। जैसे मैं दिन भर बैठता था तो मैं कुछ ना कुछ करने के लिए कभी क्रिकेट खेलने चला गया। कोरोना था तो ज्यादा नहीं जा पाता था, नीचे ही जाता था। बट फिर वही मैंने जिम का घर पे सेट थोड़ा बुला लिया तो वो करता था मैं। तो ऐसे से किया मैंने। Right, right. So Shreyas, thank you so much for sharing so much of information. I'm sure जो हमारे viewers हैं, they are watching and they are noting down all these things that you mentioned. And for the aspirants, it हाँ is, very helpful going forward in their preparation. ये तो थी हमारी थोड़ी serious बात with regards to the exams. But now let's get into the fun segment, which is the rapid fire round, wherein I'll be asking you 5 questions. मैं आपसे 5 सवाल करूंगा जिसके बारे में आपको जैसा भी चाहे आप अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं. So let's get ठीक into it. Okay. है। So my first question for you is a celeb you admire the most and why? सेलेब आई एडमायर। सर मैं सेलेब को तो ज्यादा नहीं, बट मैं मेरा जियो पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट है। तो मैं ऐसी पर्सनालिटीज को देखता हूँ। मतलब जैसे जो स्टेट की पर्सनालिटी होती है, जैसे कोई भी स्टेट का पीएम है, वो डिसीजन आर दे टेकिंग। मैं ऐसे मूवीज के बारे में मैं सोचना पड़ेगा सर, 1 मिनट मिलेगा तो सोच सकता हूँ मैं। ऋतिक रोशन Yes. और टाइगर श्रॉफ, बिकॉज उनके जिम जिम के मैं पेजेस फॉलो करता हूँ। मतलब वो जिम जो करते हैं वो सब चीजें फॉलो करता हूँ। और मेरी So सीरीज और काफी celebrity need इंपॉर्टेंट। not include an actor only. It can be anybody, like you mentioned, अच्छा अच्छा। politician भी हो हाँ सकते तो फिर मैं सीरीज हैं, बहुत देखता anybody. हूँ। Hmm. तो सीरीज बहुत देखता हूँ, तो मेरी फेवरेट सीरीज है सूट्स। उसमें कैरेक्टर है हार्वी स्पेक्टर। सो काफी काफी मतलब वो कैरेक्टर ने हेल्प किया है मुझे पर्सनालिटी बिल्ड करने में। ऐसा नहीं किया, वो कैरेक्टर बहुत एरोगेंट है, बट Hmm. उसका एरोगेंसी लेना जरूरी नहीं। यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट कैरेक्टर कि मतलब Hmm. वो कैरेक्टर कैसे बिहेव करता है क्रिटिकल सिचुएशन। आई नो दैट स्क्रिप्टेड, Hmm. बट उसका 1% तो आप कैरी कर सकते हो ना अपनी लाइफ में। तो वो बिल्कुल बिल्कुल कैरेक्टर मुझे काफी पसंद है। मैक नाम है उनका, सूट्स में हार्वी स्पेक्टर। सो या। बिल्कुल. Okay. So what is your lifelong dream? सर लाइफ लॉन्ग ड्रीम तो अभी बस वही ऐसा कि आई हैव टू बी हैप्पी इन व्हाट आई डू। तो ये बेसिक गोल है कि कुछ भी करो। इंजीनियरिंग किया तो जरूर नहीं, इंजीनियरिंग बैंक में तो जो भी कर रहे हो जस्ट बी हैप्पी। एंड आई हैव एंड ऑलवेज, मतलब वो होता है ना कि सेटिस्फाई रहो बट ऑलवेज स्टे हंग्री। वो है ना कोट की, स्टे फुलिश स्टे हंग्री। ऐसा जो बिल्कुल. मिला है उसमें आप सेटिस्फाई रहिए, बट ऑलवेज एम फॉर हायर। हाँ मैं अभी यहाँ पहुंच गया, अब आगे कैसे जा सकता हूँ मैं। नाउ व्हाट अपॉर्चुनिटी, अगर मैं एसबीआई में ही रहना चाहूँ तो एसबीआई में और आगे कैसे जा सकता मैं। एसबीआई में जो टॉप मैनेजमेंट की पोस्ट है वहां कैसे पहुंच सकता मैं। हाँ मैं कल को नहीं पहुंचूंगा, बट एटलीस्ट जिंदगी में ट्राई तो किया, पता तो था कि ऐसे ऐसे पहुंच सकते, ऐसे ऐसे जा सकते। तो वही है मेरा गोल कि जहां पे भी रहूं जस्ट ट्राई टू बी एम हायर, मतलब एम हायर होना, और वहां पे मैं टॉप मोस्ट पोस्ट पे पहुंच पाऊँ जो भी मैं करूँ। Great answer. Great answer. अगर आपको एक सिचुएशन दिया जाए जिसमें आपके मोबाइल फोन में आपके सारे एप्स डिलीट हो जाए सिवाय 3 के, तो वो कौन से 3 एप्स आप अपने फोन पर रखेंगे? सर फिलहाल तो अभी वही, अभी जो जो सोशल मीडिया एप्स है, मैं ज्यादातर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ही यूज करता हूँ। इंस्टाग्राम पे ओके. काफी एक्टिव हूँ। तो मेनली कॉन्टेक्ट्स ना जाए सबसे पहले, तो व्हाट्सएप ना जाए। और ऐसे ऐसा कुछ ये क्वेश्चन सोच नहीं पा रहा हूँ मैं, ऐसे कोई एप्स में ज्यादा यूज करता नहीं हूँ। बट सीरीज जो है मेरी वो ना जाए। जो भी मैंने सीरीज डाउनलोड कर रखी है, जो मूवी डाउनलोड कर रखी है, वो बिल्कुल ना जाए। मैंने अभी बैकअप लिया नहीं है इसीलिए। तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स में कह सकते हो. नेटफ्लिक्स, हाँ उस पर सीरीज काफी देखता हूँ। तो ये 3 ऐप नहीं बिल्कुल. जाने चाहिए। ओके. सो आज अगर आपको 1 करोड़ मिले, लॉटरी में आपने जीते इतने पैसे, तो आप उन पैसों का क्या करेंगे?
सर सबसे पहले तो अभी मतलब सोशल यूज में अभी तो ये लुकिंग एट द सिचुएशन, काफी लोगों को कोरोना की ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत है। जैसे मैं खुद कोविड पेशेंट था, तो मुझे पता है कि क्या करना है। अगर सिचुएशन कोरोना वाली नहीं होती तो मैं इन्वेस्ट कर देता, रिटर्न काफी अच्छा आता उसका, 7 से 8% बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड में। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, तो इसमें तो डेफिनेटली अगर एकदम से 1 करोड़ आ जाते हैं तो लोगों की हेल्प करेंगे, जिनको भी जरूरत है उनकी हेल्प करेंगे। जैसे मैंने काफी फ्रेंड्स के, हाँ फ्रेंड्स जो भी है उनकी हेल्प करेंगे। जो ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, बिल्कुल। रेमडेसिविर चाहिए, कोई किसी को कोई दवाई की जरूरत है, तो वो देंगे इन कोरोना टाइम्स। अभी तो डेफिनेटली वही करेंगे। So that is very noble of you, Shreya. Now, if I were to put you on stage in front of, let's say, मतलब 50,000 लोग एक ऐसा बड़े ऑडिटोरियम में है, और मैं आपको उनके सामने खड़ा करूं, तो आप उनको क्या स्पीच देंगे? मतलब इज देयर समथिंग फ्रॉम योर हार्ट दैट यू वुड वांट टू टेल पीपल? सर स्पीच में मेरी स्ट्रक्चर्ड होगी। पहली तो मैंने जैसे कहा कि जो मैं पॉलिटिशियंस को फॉलो करता था, तो एक वही काम है कि जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। इतना मैं फॉलो नहीं करता हूँ, ऐसे बहुत सारे कोट्स है, बट उनका एक कोट है बाद कि यूज टाइम एज अ टूल, नॉट एज अ काउच। तो टाइम की वैल्यू काफी कीजिए। जैसे मेरे पास 6 मंथ्स थे, तो 6 मंथ्स में मैंने कैसे तो भी किया, बट उस समय मैं टाइम की बहुत वैल्यू करता था। आई यूज टू वैल्यू इवन 1 मिनट 1 आवर की मैं अब ये टाइम पे क्या करूंगा। द प्रिपरेशन वॉज कंटिन्यूसली गोइंग इन माई माइंड। सो वट एवर यू वांट अचीव इन लाइफ, मतलब आपका जो कुछ ना कुछ तो गोल होता है ना। जैसे अभी मैं अप्रैल में आया, तो मैंने सोचा कि लेट्स टेक अ ब्रेक, कि अब आराम से काम करेंगे बैंक में, जो भी है सीखेंगे, जितना भी लर्निंग लेसन है। डायरेक्ट हमारी पोस्टिंग हुई थी, हमें बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। वी आर डायरेक्टली गिवन द पोस्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। तो मैंने कहा कि लेट्स गो फॉर दैट। बट उस समय भी मेरे वो 10 दिन में कोई एम नहीं था कि अब आगे क्या करना है, सीखना है। तो काफी खाली खाली लग रहा था। तो ऑलवेज हैव वन गोल इन माइंड, दिमाग में, कि मुझे हाँ यहाँ पहुंचना है। ब्रेक भी ले रहे हो तो दिमाग में रखो कि आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। तो सेकंड, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट प्लेट्स अ वेरी गुड रोल। जैसे मैंने कहा कि आप 5 गधों में रहते हो तो छठवे गधे बनते हो, 5 पॉजिटिव में रहते हो तो यू आर अ सिक्स्थ पॉजिटिव वन। सो वट एवर योर एनवायरमेंट इज, यू बिकम लाइक दैट ओनली। तो पॉजिटिव एनवायरमेंट रखिए सबसे पहले। और ये सारी चीजें फर्क बहुत पड़ती है। मतलब आपकी प्रिपरेशन 50% है, ये चीजें 50%, इट मैटर्स। क्योंकि जितने भी आप टेक टॉक्स देखेंगे, घूम फिर के वही कहते हैं ना कि इंजॉय व्हाट यू बिल्कुल। डू। इसका ये क्रक्स ही यही है हर चीज का। कोई भी टेक टॉक उठा लीजिए, इसका भी, ये इंटरव्यू का भी यही पॉइंट निकलेगा। लोग थोड़ा सा प्रिपरेशन निकलेंगे, बट यही पॉइंट है, मोरलेस द सेम है। हम्म। तो ये 2 पॉइंट। और फ्रेंड्स अच्छे बनाइए। मेरे जैसे फ्रेंड्स ने काफी हेल्प की मेरी। मेरे घर के तो ऑब्वियसली उनका तो कोई रोल बता ही, शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता मैं कि हाउ इंपॉर्टेंट दे आर इन माई प्रिपरेशन, इन माई लाइफ। बट फ्रेंड्स ऑल्सो प्ले वेरी क्रूशियल रोल। मेरे पास 4 दिन थे, जैसे मैंने कहा। तो मुझे एक मॉक इंटरव्यू देना था, मुझे खुद को खोलना था। आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक। 2 साल पहले मैंने लास्ट इंटरव्यू दिया था। सो दे वर वेरी हेल्पफुल। दे प्रिपेयर्ड अ क्वेश्चन लिस्ट, दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस, दे जज्ड मी, दे पॉइंटेड आउट सम ऑफ द मिस्टेक्स कि श्रेयस ये नहीं हो रहा है। अब वो भी इतने एक्सपीरियंस नहीं थे, मैं मॉक इंटरव्यू ले नहीं सकता था, बट उन्होंने जो भी बताया मोर और लेस, उनकी सजेशंस इतने काम नहीं आए। लेकिन उन्होंने जो इंटरव्यू लिया मेरा, तो उससे मैं खुल तो गया एटलीस्ट, कि मैं बोल तो पाया। ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट तो किया था मैंने इंट्रोडक्शन का। तो अपना एनवायरनमेंट काफी अच्छा रखिए, बहुत फर्क पड़ता है। तो ये स्पीच दूंगा मैं जनरली, और आगे एक्सटेंड करूंगा, बट अभी तो मैं यही सोच पा रहा हूँ मोटिवेशन के लिए। Some fantastic answers there, Shreyam. So thank you very much for those answers. अभी we're almost towards the end of the show. Uh, Based on जो इंटरव्यू मैंने आपके साथ अभी किया है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ की फिलोसफी है is to always be calm and be positive. Is that true? हाँ, फिलोसफी सर, डर तो सबको लगता है। अब वो डर बयान नहीं कर सकता मैं इस प्लेटफॉर्म पे, मैं कितना डरा हुआ था उस पॉइंट पे। अगर उस पॉइंट पे मैं हार मान जाता, तो कोई और मेरी जगह यहाँ कोई और बैठा होता। 2,000 बच्चे तो हो ही रहे ना, मतलब ओपन के 800 बच्चे तो हो ही रहे ना। तो कोई और होता। तो ट्राई करने में क्या है, नेवर, मतलब बैकफुट पे कभी नहीं आना। ऑलवेज ट्राई ट्राई ट्राई, जो फिलोसफी है ये फॉलो करते रहो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाओगे ना, बट ठीक है, यू हैव टू बिल्ड द करेज टू फेस द फेलियर। अगर आप में वो बिल्कुल। फेलियर फेस करने का करेज नहीं है, तो यू कैन नॉट ब्रिंग अ चेंज इनटू द सोसाइटी। मतलब जो भी आप कर रहे हैं, सोसाइटी तो बहुत वेग टर्म हो गया, बट वॉट एवर यू आर डूइंग, यू विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग द चेंज। सो ट्राई टू वर्क ऑन योर माइंडसेट। ये एक दिन का काम नहीं है कि मैंने बोल दिया और हो गया। यू हैव टू वर्क ऑन इट। मैंने जैसे काफी वर्क किया। जैसे मैंने कहा कि मैं सीरीज देखता था, तो उससे कुछ सीखता था मैं। कुछ हम्म। कुछ ऐसा नहीं, एंजॉय नहीं, बट सीरीज से भी काफी कुछ सीखा। गेम ऑफ थ्रोन्स हम्म। देखता था, तो उससे भी
का नॉलेज पावर, ब्रेकिंग बैड देखा तो मैं सीरीज भी काफी देखता था, एंजॉय भी काफी करता था। लोगों को लगता है मैं पढ़ता था, मैं सिर्फ ऐसा नहीं है, काफी एंजॉय करता था मैं। मतलब कभी बोर हुआ तो वो कर लिया। सो यू हैव टू, आपको ही खुद को हैंडल करना है, आपसे अच्छा आपको कोई नहीं समझ सकता, राइट? सो बिल्कुल। मैनेज ऑल दिस थिंग एंड ज्यादा लोगों पे डिपेंडेंट मत रहिए, फोकस ऑन योरसेल्फ एंड यू कैन एक्सेल इन एनीथिंग, व्हाटएवर यू थिंक। इट्स ऑल कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग। मैं अब जितना सोचता हूँ, मैं मेरी जितनी कैपेसिटी है मैं वहां पहुंच सकता हूँ, मैं पहुंचूंगा, मैं कोशिश तो करूंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे एसबीआई में रह जाऊंगा। मतलब ये भी काफी अच्छी पोस्ट है, बट बिल्कुल। always try to go on the upper side. हम्म, And thank you so much Unacademy for inviting me and um, letting me share my experience with the experience. मैं भी कभी experience था and it feels really good to be on the other side of the table. काफी को टॉपर्स को देखता था कि कैसे बोलते हैं, पहले गेट के देखता था, बट अभी एसबीआई के 2-3 देखे थे। तो अच्छा है कि मेरी बातें लोगों तक पहुंचेंगी। और किसी को कोई भी डाउट है, इफ यू वांट टू कनेक्ट, कनेक्ट कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी डाउट है तो यू कैन टेल मी और यू कैन कनेक्ट मी ऑन सोशल मीडिया एल्सवेयर। तो कुछ भी आपको डाउट है, इट विल बी ऑफ ग्रेट यूज फॉर मी, मैं सॉल्व कर दूंगा आपका डाउट। एंड या थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग मी टू एक्सप्रेस एंड ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स। देखिए आप आपका बेस्ट दीजिए, हो जाता है, मतलब टेंशन मत लीजिए, जो भी होगा देख बिल्कुल। लेना, फेलियर से मत मैं डरिए। मैं आपसे एक्चुअली कहने वाला था कि आपका लास्ट पीस ऑफ एडवाइस क्या होने वाला है एस्पिरेंट्स के लिए, यही, क्योंकि आपने इतने सारे जेम्स इस शो में बताए हैं, तो आई थिंक if they watch हाँ, this show from start to finish, they will clearly get to know so many points which will help them in their journey. करेक्ट करेक्ट। और डिबेट्स में मत बिल्कुल। ज्यादा जाइए, हम्म। फोकस ऑन योरसेल्फ। ज्यादा हीटेड डिबेट्स में जाना, टेलीग्राम पे काफी ग्रुप्स है, ट्राई टू हम्म। गो अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। प्रॉपर सोशल मीडिया यूज कीजिए। दो सोशल मीडिया के कैटेगरीज है, तो यूज द प्रॉपर वन, मेक प्रॉपर यूज ऑफ इट। काफी फ्रूटफुल चीजें निकलती है। मैं फिर से कहता हूँ, मैंने कोई बुक्स यूज नहीं की है, ओनली यूट्यूब एंड ओनली टेस्ट सीरीज। हम्म। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। ओके। सो शेर, हमारे यहाँ पे एक इनिशिएटिव होता है जो जिसको हम कहते हैं टैग और टॉपर, जहाँ पे अगर आप चाहते हो कि हम किसी को इस शो पर बुलाए इन द नेक्स्ट एपिसोड, सो वुड यू रिकमेंड समवन्स नेम सो दैट वी कैन रीच आउट टू देम? सर मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं, एक जो अभी मेरे साथ अमरावती में ही लगे हैं, निनाद जाने हैं वो। सो मैं उनको टैग करता हूँ कि अगर वो भी अपना, और यश एक फ्रेंड है मेरा, सो वो भी आ सकता है। और काफी फ्रेंड्स हैं, मैं अगर आप लिस्ट है तो मैं उनको भेज सकता हूँ, बट ये दो हम्म। फ्रेंड्स को मैं टैग करता हूँ, अभी मुझे ये याद आ रहे हैं। निनाद है टॉपर, वो एसबीआई पीओ टॉपर ही है, ओके। तो एसबीआई से रिलेटेड अभी इंटरव्यू चल रहा है, तो फिर हाँ, निनाद जाने और यश है, तो उनको आप बुला सकते हैं। Okay, so Ninad and Yash, our team will get in touch with you soon, and we hope to see you all soon on the next episode. So, Shreyash, thank you once again for taking out the time and आप हमारे साथ जुड़े. Thank you very much. आपने बहुत सारे important points पर touch upon किया है, and I'm sure that these will help the aspirants going forward. And we here at Unacademy really wish you all the best going forward in your career. Thank you so much, an academy team. Uh, it was really a great experience talking with the team. Okay, thanks, Shreyash. Thanks once again for being on the show. Thank you so much for inviting. Well, ladies and gentlemen, that was it from our side for today's show. We will see you in yet another episode of Chamomile Tea with Toppers. Until then, do take good care of yourselves and stay safe.